नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो टीचर बनने की राह पर है, खासकर जो सीटीईटी, एसटेट, डीएलएड या बीएड की तैयारी कर रहे हैं। विषय है वैन हील का ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत। लेकिन रुकिए, ये कोई किताबी लेक्चर नहीं होने वाला। आज का हमारा मिशन कुछ और है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे का दिमाग ज्यामिति को कैसे देखता है, कैसे वो एक सीधी लाइन से लेकर मुश्किल प्रमेय तक की सीढ़ियां चढ़ता है। और चलिए एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर आप एक 5 साल के बच्चे को एक सीधा स्क्वायर दिखाएं और फिर उसे थोड़ा सा घुमा दें तो वो उसे स्क्वायर मानने से मना कर सकता है। हाँ बिल्कुल, उसे वो एक डायमंड जैसा दिखेगा। एग्जैक्टली। तो ये बच्चे की गलती नहीं है, ये ज्यामितीय सोच का पहला लेवल है। और आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरे सिद्धांत का आप कह सकते हैं दिल है। ये हमें बताता है कि ज्यामिति मुश्किल इसलिए नहीं है कि विषय मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम मतलब टीचर्स अक्सर उस बच्चे की दिमागी सीढ़ी पर ध्यान ही नहीं देते जिस पर वो खड़ा है। अच्छा। हम 5वीं सीढ़ी की बात उस बच्चे से कर रहे होते हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश कर रहा है। वैन हील का सिद्धांत हमें बस उसी सीढ़ी को समझने का एक नक्शा देता है। तो ये नक्शा बनाया किसने? चलिए इस सिद्धांत की जड़ों से शुरू करते हैं। इसकी कहानी 1950 के दशक में नेदरलैंड्स में शुरू होती है। एक पति पत्नी की जोड़ी थी, पेरे वैन हील और दीना वैन हील गिल्डॉफ। ओके। दोनों गणित के शिक्षक थे और वो बहुत परेशान थे ये देखकर कि उनके छात्र ज्यामिति से कितना जूझते हैं। उन्होंने महसूस किया कि बच्चे इसलिए फेल नहीं हो रहे थे कि वे होशियार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उनका पढ़ाने का तरीका और बच्चों के सोचने का तरीका दोनों में कोई तालमेल ही नहीं था। वो एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो बच्चों के लिए बिल्कुल अनजान थी। ये तो बहुत बड़ी खोज थी। मतलब समस्या बच्चे में नहीं, पढ़ाने के तरीके में थी। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या नियम बनाए? मुझे लगता है सीटीईटी के लिहाज से ये नियम बहुत जरूरी होंगे। हाँ, उन्होंने कुछ बुनियादी मान्यताएं तय की जिन्हें इस सिद्धांत का आधार स्तंभ कहा जा सकता है, और इन्हें समझना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये तो समझना नामुमकिन है। लेकिन सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये लेवल एक वीडियो गेम की तरह है। वीडियो गेम? हाँ, आप सीधे लेवल 4 पर नहीं जा सकते। आपको लेवल 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे क्रम में ही पार करना होगा। ये सीक्वेंशियल है, कोई शॉर्टकट नहीं। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर ये उम्र पर निर्भर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 15 साल का छात्र भी लेवल 0 पर हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और एक 8 साल का बच्चा सही मार्गदर्शन से लेवल 2 पर पहुंच सकता है। बिल्कुल, यही दूसरी और सबसे क्रांतिकारी मान्यता है। प्रगति उम्र पर नहीं बल्कि सही निर्देश और अनुभव पर निर्भर करती है। इसीलिए एक अच्छा टीचर इतना जरूरी है। सही है। तीसरी बात, हर लेवल की अपनी अलग भाषा और अपने अलग तर्क होते हैं। जैसे आप एक फ्रेंच व्यक्ति से चीनी में बात नहीं कर सकते, वैसे ही एक लेवल 3 के टीचर की भाषा लेवल 1 के छात्र के लिए बेमानी है। शब्द वही होंगे, वर्ग, आयत, लेकिन उनके मतलब बिल्कुल अलग होंगे। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब 2 बच्चे एक ही क्लास में बैठकर एक ही शब्द वर्ग सुन रहे हैं, पर उनके दिमाग में उसकी 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें बन रही हैं। सटीक। एक के लिए वो बस एक डिब्बा है, दूसरे के लिए वो 4 बराबर भुजाओं और समकोणों का एक सिस्टम है। और आखिरी 2 बातें। एक, ये कि स्तरों के बीच की छलांग अचानक नहीं लगती, ये एक क्रमिक विकास है। और 5वीं, जो शायद सबसे अहम है, शिक्षण को हमेशा सीखने वाले के स्तर से मेल खाना चाहिए। अगर आप छात्र के स्तर से ऊपर पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ रटेगा, समझेगा नहीं। और सीटेट में पेडागोजी से जुड़े ज्यादातर सवाल इसी 5वीं मान्यता के इर्द गिर्द घूमते होंगे, है ना? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी नियम है। ठीक है, तो अब जब हमने खेल के नियम समझ लिए हैं तो चलिए खेल के मैदान में उतरते हैं, इन स्तरों को एक एक करके समझते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि स्तरों की गिनती 0 से 4 तक की जाती है। तो चलिए एक बच्चे की नजर से देखते हैं। मान लीजिए एक छोटी बच्ची रिया किंडरगार्टन में है। जब वो अपने आसपास की आकृतियों को देखती है तो वो किस स्तर पर सोच रही होती है? रिया इस समय लेवल 0 पर है, जिसे हम दृश्यावलोकन या विजुअलाइजेशन लेवल कहते हैं। विजुअलाइजेशन? हाँ, इस स्तर पर रिया के लिए आकृतियां बस चेहरे हैं। वो उन्हें उनके गुणों से नहीं, उनकी शक्ल से पहचानती है। उसके लिए दरवाजा एक रेक्टेंगल है
क्योंकि वो दरवाजे जैसा दिखता है। सूरज एक सर्कल है क्योंकि वो गेंद जैसा दिखता है। वो ये नहीं कह सकती कि दरवाजे में 4 समकोण हैं। तो यही वो घुमा हुआ वर्ग वाली समस्या आती है। अगर मैं रिया को एक वर्ग दिखाकर थोड़ा घुमा दूं, तो वो उसे वर्ग क्यों नहीं मानती? क्योंकि आपने उसका चेहरा बदल दिया। उसके दिमाग में वर्ग की एक प्रोटोटाइप तस्वीर है, एक सीधा डिब्बा। जैसे ही वो तस्वीर बदली, उसके लिए वो आकृति भी बदल गई। इस स्तर पर बच्चे गुणों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ दिखावट के बारे में सोचते हैं। तो एक शिक्षक के तौर पे इस लेवल पर बच्चों को परिभाषाएं रटाना सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे बड़ी गलती। तो फिर सही तरीका क्या है? एक टीचर रिया की मदद कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस स्तर पर टीचर को एक खोजकर्ता बनना होगा। क्लासरूम को आकृतियों के खेल के मैदान में बदलना होगा। बच्चों को ब्लॉक्स दें, टैनग्राम दें, क्ले दें, असल जिंदगी की चीजें दें, बिस्किट, प्लेटें, किताबें। अच्छा। और उन्हें छांटने, मिलान करने और बनाने के लिए कहें। यहाँ लक्ष्य ज्यामिति सिखाना नहीं, बल्कि ज्यामिति को महसूस करवाना है। तो बच्चा चीजों को उनकी शक्ल से पहचान रहा है, लेकिन जाहिर है सोच यहीं रुकती नहीं है। अगला बड़ा कदम तब आता है जब बच्चा सिर्फ ये कैसा दिखता है से आगे बढ़कर ये किन चीजों से बना है पूछना शुरू कर देता है, और यही हमें लेवल 1 पर लाता है ना? बिल्कुल। लेवल 1 को विश्लेषण यानी एनालिसिस लेवल कहते हैं। अब रिया थोड़ी बड़ी हो गई है, शायद क्लास 4 या 5 में है। अब वो आकृतियों के पुर्जे देख सकती है। वो बता सकती है कि एक आयत में 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो वो गुणों की एक लिस्ट बना सकती है। हाँ, एक लिस्ट। रुकिए, यहीं पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर रिया वर्ग और आयत दोनों के गुण एकदम सही सही बता सकती है, तो फिर भी वो ये क्यों नहीं समझ पाती कि हर वर्ग एक आयत भी होता है? ये दिमागी रुकावट क्यों होती है? ये एक शानदार सवाल है और यही लेवल 1 और 2 के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। यूं समझिए, रिया के लिए गुण अभी भी अलग अलग मोती की तरह हैं, जिन्हें उसने एक धागे में पिरोया नहीं है। अच्छा। वो ये देख सकती है कि वर्ग के पास 4 बराबर भुजाएं वाला मोती है और आयत के पास आमने सामने की भुजाएं बराबर वाला मोती है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रही कि ये दोनों मालाएं एक ही परिवार की हैं। वो गुणों के बीच के रिश्ते को नहीं पकड़ पाती। तो उसके लिए हर आकृति अपनी एक अलग थलग दुनिया है। एकदम। इसको एक क्लासरूम के उदाहरण से समझते हैं। इस लेवल पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस लेवल पर तुलना करवाना, वर्गीकरण करवाना, गुणों को मापना, ये गतिविधियां बहुत काम आती हैं। बच्चों से पूछें, इन सभी आकृतियों में क्या एक जैसा है, या इस आकृति को उन सब से अलग क्या बनाता है। यहां से धीरे धीरे रिश्तों की समझ बननी शुरू होती है। तो अब रिया गुणों को देख रही है, लेकिन उनके बीच के रिश्ते को नहीं। वो क्या तो जानती है, पर क्यों नहीं। तो ये क्यों वाला डिक्लिक, वो आहा वाला पल कब आता है? वो पल आता है लेवल 2 पर, जिसे अनौपचारिक निगमन या इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। ये वो स्तर है जहां रिया के दिमाग में ज्यामिति की असली तस्वीर बननी शुरू होती है। अब वो ना सिर्फ गुणों को देखती है, बल्कि उनके बीच के संबंधों को भी समझती है। ओके। अब वो आत्मविश्वास से कह सकती है, हाँ, सभी वर्ग आयत होते हैं, क्योंकि एक आयत होने के लिए जो भी चाहिए, 4 भुजाएं, 4 समगुण, वो सब वर्ग के पास हैं। बल्कि उसके पास तो एक अतिरिक्त गुण भी है। वाह! तो अब वो आकृतियों को एक परिवार के तौर पर देख सकती है, एक हायरार्की बना सकती है। यहां से तो ज्यामिति का मजा ही कुछ और हो जाता होगा। बिल्कुल। यहां से तार्किक तर्क की शुरुआत होती है। हालांकि ये अभी भी अनौपचारिक है। रिया अभी भी फॉर्मल प्रूफ्स लिखने के लिए तैयार नहीं है, जो हम पाइथागोरस प्रमेय में देखते हैं। अच्छा, वो अभी भी नहीं कर सकती। तो वो एक समानांतर चतुर्भुज है। इस स्तर पर शिक्षक को पहेलियों, तार्किक खेल और ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो छात्रों को संबंध बनाने के लिए मजबूर करें। तो अब तक हम दिखावट से गुणों पर और गुणों से उनके रिश्तों पर आ चुके हैं। रिया अब मिडिल स्कूल में है। इसके बाद अगला बड़ा पड़ाव आता होगा औपचारिक प्रमाण का, जहां ज्यादातर छात्रों को ज्यामिति से डर लगने लगता है। ये लेवल 3 है। हाँ, लेवल 3 है, औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डिडक्शन। ये हाई स्कूल की ज्यामिति है। इस स्तर पर रिया अब सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रही, बल्कि वो खुद नियम बना और साबित कर सकती है। अच्छा। वो स्वयं सिद्ध परिभाषाओं और प्रमेयों की एक तार्किक प्रणाली के भीतर काम कर सकती है। अब वो ये साबित कर सकती है कि एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि किताब में लिखा है, बल्कि तार्किक कदमों का उपयोग करके। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है? बहुत से छात्र जो लेवल 2 तक ठीक कर रहे होते हैं, वो यहाँ आकर अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ सोच का स्तर पूरी तरह से अमूर्त हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट।
अब आपको चित्र पर निर्भर नहीं रहना है, आपको एक तार्किक दुनिया बनानी है। ये एक भाषा सीखने जैसा है, जहां आपको सिर्फ शब्द नहीं बल्कि व्याकरण के नियम भी समझने होते हैं, ताकि आप अपने वाक्य खुद बना सकें। तो जो शिक्षक लेवल 2 पर ज्यादा समय नहीं देते, उनके छात्र अक्सर यहाँ संघर्ष करते हैं। वो उन्हें सीधे लेवल 3 पर धकेल देते हैं। और सबसे ऊंचा स्तर लेवल 4, जिसे कठोरता या रिगर कहा गया है, ये क्या है? क्या ये सीटेट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है? देखिए, सीटेट के लिए लेवल 0 से 3 तक की समझ सबसे जरूरी है। लेवल 4 ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर का है। इस स्तर पर आप एक ज्यामितीय प्रणाली के भीतर काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप पूरी प्रणाली का बाहर से विश्लेषण कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब सिस्टम के बाहर से देखना। आप यूक्लिडियन और गैर यूक्लिडियन ज्यामिति जैसी अलग अलग प्रणालियों की तुलना करते हैं। ये एक दार्शनिक स्तर है जहां आप गणित के नियमों पर ही सवाल उठाते हैं। इस पूरी यात्रा को समझना वाकई कमाल का है। तो एक शिक्षक के लिए इस सब का क्या मतलब है? अगर एक टीचर रिया के स्तर को जानता है, तो वो क्लास में क्या अलग करेगा? यहाँ भाषा की क्या भूमिका है? भाषा की भूमिका केंद्रीय है, और ये CTET के पेडागोलॉजी से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कल्पना कीजिए कि रिया लेवल 1 पर है और वो गुणों की भाषा समझती है, और टीचर लेवल 3 पर है और वो स्वयं सिद्ध और प्रमेय की भाषा में बात कर रहा है। तो दोनों के बीच कोई संवाद ही नहीं हो रहा। कोई संवाद नहीं हो रहा। टीचर के लिए ये शब्द सार्थक हैं, लेकिन रिया के लिए ये सिर्फ शोर हैं। इसे भ्रम और डर पैदा होता है। एक सफल टीचर वो है जो छात्र के स्तर पर उतरकर उसकी भाषा में बात कर सके, और फिर धीरे धीरे उसे अपनी भाषा सिखाए। एकदम सही। वैचारिक स्पष्टता हमेशा औपचारिक भाषा से पहले आती है। स्रोतों में यह भी बताया गया है कि छात्रों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए कुछ खास चरण हैं। क्या आप उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, वैन हील ने सीखने के 5 चरण भी दिए, जो एक टीचर के लिए एक तरह का टूल किट है। संक्षेप में बताऊं तो पहला है सूचना, इन्फॉर्मेशन, जहां टीचर और छात्र विषय से बस जान पहचान करते हैं। ओके। दूसरा है निर्देशित अभिविन्यास, गाइडेड ओरिएंटेशन, जहां टीचर छोटे छोटे फोकस्ड काम देता है ताकि छात्र खुद खोज करें। तीसरा है स्पष्टीकरण, एक्सप्लिसिटेशन, जहां छात्र जो खोजा है उसे अपनी भाषा में बताते हैं और टीचर सही शब्दावली देता है। चौथा है मुक्त अभिविन्यास, फ्री ओरिएंटेशन, जहां छात्र अब ज्यादा जटिल समस्याओं को अपने तरीके से हल करते हैं। और पांचवा है एकीकरण, इंटीग्रेशन, जहां छात्र अपने सारे ज्ञान को समेटकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। चलिए, अब सीधे परीक्षा की तैयारी पर आते हैं। अगर हमें इस पूरी चर्चा को सीटेट के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? टॉप 5 बातें जो हर अभ्यर्थी को याद रखनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। सीटेट के लिए इन 5 बातों को गांठ बांध लें। 1. स्तर उम्र पर नहीं, निर्देश पर निर्भर करते हैं। ठीक है। 2. स्तरों को लांघा नहीं जा सकता, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये भी जरूरी है। 3. दृश्यावलोकन और विश्लेषण एक ही चीज नहीं है। एक दिखावट के बारे में है, दूसरा गुणों के बारे में। 4. औपचारिक प्रमाण केवल लेवल 3 के बाद ही संभव है। इससे पहले बच्चों पर इसका बोझ डालना व्यर्थ है। और 5वां जो सबसे जरूरी है, कि आपका शिक्षण हमेशा छात्र के चिंतन के स्तर से मेल खाना चाहिए। यही बाल केंद्रित शिक्षा का सार है। और आखिरी सवाल, ये एक सिद्धांत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसका क्या बड़ा संदर्भ है? इसका बड़ा संदर्भ ये है कि ये सिद्धांत सिर्फ ज्यामिति के बारे में नहीं है, ये सीखने के तरीके के बारे में है। ये रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षा का समर्थन करता है, जिसका मानना है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। अच्छा। यह गतिविधि आधारित सीखने पर जोर देता है, और सबसे बड़ी बात, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। ये शिक्षकों को ये समझने में मदद करता है कि अगर कोई बच्चा ज्यामिति में संघर्ष कर रहा है तो समस्या कहाँ है और उसे कैसे मदद की जा सकती है। ये क्यों का जवाब देता है, सिर्फ क्या करने। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो वैन हील का सिद्धांत ज्यामिति के नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये उस दिमागी नक्शे को समझने का एक गाइड है जिससे एक छात्र गुजरता है। ये कदम दर कदम, स्तर दर स्तर समझ बनाने के बारे में है, न कि रातों रात सब कुछ रट लेने के बारे में। बिल्कुल। अच्छी ज्यामिति शिक्षण का मतलब सिर्फ सूत्रों या प्रमेय याद करवाना नहीं है। इसका असली मतलब है छात्र के विचार प्रक्रिया का सम्मान करना और उसे मजबूत सहारा देकर धीरे धीरे अगले स्तर तक ले जाना। वैन हील का सिद्धांत शिक्षकों को इसी महान उद्देश्य के लिए एक शक्तिशाली और व्यवहारिक ढांचा प्रदान करता है।
और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाते हैं। इस पर आगे सोचते हुए यह विचार करें, यदि कोई छात्र बीजगणित की उन अवधारणाओं के साथ संघर्ष करता है जिन्हें रेखांकन यानी ग्राफिंग जैसे दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या वहां भी इसी तरह की स्तर आधारित सोचने की प्रक्रिया काम कर रही हो सकती है? एक शिक्षक इसका निदान कैसे कर सकता है?